दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आज मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। जो भी मेरी हिंदी के बारे में बात करते हैं या बोलते हैं कि आपको हिंदी अच्छी नहीं बोलना आती है, तो मुझे कोई भी अब अपमानजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि मराठी बोलते बोलते हिंदी बोलना शुरू कर दिया तो बीच में अड़खड़ता ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उद्धव जी कह रहे हैं। तो जरा उद्धव जी की उस बात को सुनकर हम आगे चलते हैं और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पण आता काय होतं, मराठीत एकदा बोलायला सुटलं ना की हिंदी में थोडासा अडखळता है। सुन लिया? अड़खड़ता है ना बीच में, तो छोड़ दीजिए। वो वैसे ही होता है, मेरे साथ भी होता है। जब कोई मराठी आदमी हिंदी बात करने लगता है तो ऐसे अड़खड़ना बार बार हो जाता है। तो अब मुझे कोई अपमानजनक लगना या संकोच होना या कुछ और हिचकिचाहट होना अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उसको छोड़ दे रहा हूं और जैसी भी हिंदी में बोल पाता हूं वैसी हिंदी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अदानी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मोर्चा निकाला। अब लोकतंत्र है तो कोई भी कहीं भी मोर्चा निकाल सकता है। मुझे इस मोर्चा में बड़ा एक मनोहारी दृश्य देखने को मिला। अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो वही मनोहारी दृश्य आपको दिखा भी देता हूं। उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ मोर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के दाएं बाएं आगे कुछ केसरिया झंडे हैं और ठीक उद्धव ठाकरे के पीछे अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि उद्धव ठाकरे के पीछे आपको कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी दिखाई देंगे। बड़ा ही मनोहारी दृश्य दिखा मुझे। इसमें कांग्रेस के भी झंडे थे, एनसीपी के भी झंडे थे और कम्युनिस्टों के भी झंडे थे। जहां तक मुझे याद है, मुंबई में कम्युनिस्टों के कामगार के आंदोलन बहुत पनप रहे थे। मतलब पूरे मुंबई पर बिल्कुल कम्युनिस्टों का राज था। वही मुंबई बंद करनी है या चालू रखनी है यह तय करते थे। इसमें परप्रांतीय कम्युनिस्टों की संख्या भी ज्यादा थी। अब ये वामपंथियों के खिलाफ एक महाराष्ट्र का मराठी संगठन होना चाहिए, ऐसा उस वक्त के राजनेताओं को लगता था। और तब के सत्ताधारियों ने समर्थन देकर बाला साहब ठाकरे को एक संगठन की स्थापना करने को कहा और शिवसेना का जन्म हुआ। शिवसेना को शिवसेना की ही आलोचक वसंत सेना के नाम से भी पुकारते थे। मुंबई में वामपंथियों के वर्चस्व को कम करने के लिए शिवसेना की स्थापना की गई थी और उसी के खिलाफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में लड़ते आई थी। वामपंथियों और शिवसेना के बीच में बिल्कुल नहीं जमती थी। इसीलिए मैंने कहा कि वह दृश्य मुझे बड़ा मनोहारी लगा कि उद्धव ठाकरे कम्युनिस्टों के झंडे के तले आगे बढ़ रहे थे। धारावी, जहाँ पर बहुत सारे मराठी लोग भी रहते हैं, मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टी है जिसका पुनर्वास की योजना चलाई जा रही है, उस योजना को अदानी को दिए जाने का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे। वैसे उद्धव ठाकरे की इन विचारों में या बदलाव पहली बार नहीं है। उद्धव ठाकरे मुसलमानों के साथ भी चले गए हैं, वो उनका भी साथ लेते हैं। औरंगजेब के भी बखान करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, चूंकि बाला साहब ये नहीं कहते थे। बाला साहब का हिंदुत्व अलग था, उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व अलग है, वह भी उनसे बाजू हो गए हैं। बाला साहब कहते थे अगर कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उद्धव ठाकरे बिना दुकान बंद किए कांग्रेसी नेताओं के साथ स्टेज शेयर करते नजर आए। अब ये बदलाव तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही चाहिए। अब उद्धव इन बदलावों के साथ अदानी के साथ जा रहे हैं और कम्युनिस्टों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उद्धव ठाकरे ने अब अपनी पूरी विचारधारा को बदल दिया है। मैंने कल ही के वीडियो में कहा था
उद्धव ठाकरे शरद पवार का साथ छोड़ने के लिए बेकरार है और वह कांग्रेस और अपने अन्य दोस्तों के नए दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। जैसे प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस, इन दो पार्टियों के साथ नया तालमेल बनाते हुए उद्धव नजर आ रहे हैं। इसीलिए शरद पवार के करीबी अडानी का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इन मोर्चाओं में उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी झूठी बातें भी बोली है। चूंकि यह पूरा भाषण उद्धव ठाकरे का मराठी में था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, उसे मुझे अलग ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी झूठी बातें उद्धव ठाकरे इस अपने भाषण में, उस मोर्चा वाले भाषण में करते हैं। वो कहते हैं कि 2018 में जबकि ये पुनर्वास वाला मामला चल रहा था, तब सत्ता में देवेंद्र फडणवीस ही थे। अब सत्ता में रहने का पाप, सत्ता में है तो धारावी के पुनर्वास वाला पाप। अब धारावी का पुनर्वास करना है तो वो ये पाप कैसे हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन यह पाप देवेंद्र फडणवीस का ही है। उद्धव ठाकरे पहले बोलते हैं तब हम नहीं थे, दूसरा वाक्य बोलते हैं उस वक्त आप ही थे, तीसरा वाक्य बोलते हैं हम आपके साथ थे। क्या मतलब हुआ इसका? हम नहीं थे ये कहने वाले उद्धव ठाकरे को मैं आईना दिखाना चाहता हूं। 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो यह मामले जिन जिन मंत्रालय के अधीन होते हैं, वह मंत्रालय होता है एक गृह निर्माण वाला, दूसरा मंत्रालय होता है वित्त विभाग वाला, और तीसरा मंत्रालय जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो नगर विकास वाला, यूडी, अर्बन डेवलपमेंट वाला। अब अर्बन डेवलपमेंट में तो शिवसेना का कोई नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री खुद देवेंद्र फडणवीस के पास थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास ही राज्य मंत्री पद भी था। लेकिन गृह निर्माण मंत्री का, राज्य मंत्री का काम उद्धव ठाकरे के बड़े ही चहीते, जिनके उद्धव ठाकरे के गृह निर्माण का काम भी जिनके पास है, वह रविंद्र वायकर थे। रविंद्र वायकर पूरे कार्यकाल में गृह निर्माण के राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मैंने इसलिए कहा कि रश्मि ठाकरे के जिन बंगलों का मामला सामने आया है वह रविंद्र वायकर के साथ ही है। रविंद्र वायकर का सरकारी बंगला ही शिवसेना के कार्यालय के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। मतलब उद्धव ठाकरे के गृह निर्माण में रविंद्र वायकर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 2018 में जब यह मामला चल रहा था धारावी के पुनर्वास वाला, तब रविंद्र वायकर ही गृह निर्माण राज्य मंत्री पद संभाल रहे थे। और जो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उस वक्त सुधीर मुनगंटीवार तो वित्त मंत्री थे ही थे, लेकिन उनके साथ दीपक केसरकर, जो उस वक्त के उद्धव ठाकरे के बहुत अच्छे सहकारी थे, वही राज्य मंत्री भी थे। मतलब जब उद्धव देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, तब उद्धव के ही मंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने का काम कर रहे थे। और उद्धव बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। बस मामला यहां पर अड़ जाता है। मुझे मोहित कंबोज का ट्वीट देखकर ये लगता है कि शायद मोहित कंबोज आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, लेकिन सच कुछ तो होगा उसमें। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मोहित कंबोज क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं कहता, मोहित कंबोज कह रहे हैं, जब आप सत्ता में थे और आपके पास थी ये मामला था, तब इसको आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे बेकरार थे। सत्ता चली गई, उससे मिलने वाले लाभ या क्रेडिट जो कुछ भी होता है वो उद्धव ठाकरे को नहीं मिलता है, तो उद्धव ठाकरे मोर्चा निकालने पर उतारू हो जाते हैं। बस झूठी बातें बोलते हैं ऐसा नहीं है, हिंसक बातें भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अड़कित्ता है, खलबत्ता है, इसमें कूटेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, यह बात भी उद्धव ठाकरे बोल देते हैं। और यहां तक की धमकी दे डालते हैं कि भले ही सरकार आपके पास होगी, आप ऑफिस में बैठकर पेन कागज पर कुछ लिखते होंगे, लेकिन रस्तों पर तो हम हैं, आपको ऑफिस पहुंचने ही नहीं देंगे। ये भड़काऊ भाषा भी उद्धव ठाकरे बोलते हैं।
उद्धव ठाकरे की इस भाषा, इन झूठी बातें, इस भड़काऊ बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और उस मनोहारी दृश्य पर भी मुंबई की जनता को ध्यान देना चाहिए जिसमें उद्धव ठाकरे कम्युनिस्टों के झंडों के तले लाल भाइयों के साथ मिलकर वह अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे केसरिया छोड़ के अब लाल रंग अपना चुके हैं, यही हमें समझ में आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।